नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक के गद्य भाग का पाठ 11 राम वृक्ष बेनीपुरी पढ़ेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी पाठ में राम वृक्ष बेनीपुरी का एक रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के विषय में बताया गया है। सबसे पहले हम इसमें लेखक का परिचय पढ़ेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। उनके माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्षों में उन अभावों, कठिनाइयों और संघर्ष में उनका बीता था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए थे और इस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। उनका देहावसानिया ने निधन सन 1968 में हुआ था। बेनीपुरी जी को बचपन से ही साहित्य लिखने का शौक था, इसलिए 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बहुत प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक साहित्य, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं का में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली, यानी बहुत सम्मान मिला। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पतितों के देश में, यानी उन्होंने जो उनके साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं जो है वो निम्न है। पतितों के देश में उनका उपन्यास है, चिता के फूल उनकी कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है और जंजीरें और दीवारें संस्मरण है, जो उनकी मुख्य रूप से अधिक प्रतिष्ठावान साहित्य हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना मिलती है, यानी आज़ादी के स्वर सुनाई देते हैं। मनुष्यता की चिंता, इंसानियत की चिंता उन्हें सताती है और इतिहास की युगानुरूप व्याख्याता भी, और इतिहास में युग के अनुसार उन्होंने इतिहास की व्याख्या भी की है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उनकी जो लिखने की जो शैली थी एक विशिष्ट प्रकार की होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक रेखा चित्र है, जिसके माध्यम से ऐसे विलक्षण चरित्र का उन्होंने उद्घाटन किया है जिसमें मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक उसे माना है। वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। उनका मानना है कि जो साधु संतों की जो वेशभूषा होती है या जो बाहरी कार्यक्रम जो यज्ञ तप वगैरह ये करते हैं, उनसे कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, यानी सन्यास का जो आधार होता है वो व्यक्ति के मानवीय गुण होते हैं, जैसे इंसानियत, लोक संस्कृति के सम्मान और सामूहिक चेतना, यानी एक दूसरे से प्रेम की भावना रखना और सबको अपना बनाकर सबका साथ देना। इन सभी मानवीय गुणों को देखकर ही व्यक्ति को सन्यासी माना जा सकता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी को देखने को मौका दिया है, अवसर प्रदान किया है। बाल गोविंद भगत का चित्रण जो जीवन चित्र है, उनकी जीवन शैली है वो ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। हम आप आगे पाठ पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के, छोटे, गोरे, चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं दिखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी किसी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते।
मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में लेखक ने बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण, उनकी वेशभूषा का चित्रण किया है कि वो किस तरह के दिखाई देते थे। उन्होंने बताया कि बाल गोविंद भगत जो है गोरे चिट्टे आदमी थे, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के ऊपर होगी और बाल उनके लगभग पक गए। पक जाना यानी सफ़ेद हो जाना। लंबी दाढ़ी वो बिल्कुल नहीं रखते थे। उनका चेहरा, लेकिन उनके बालों की बनावट इस तरह से वो रखते थे कि उनका चेहरा हमेशा उनका सफ़ेद बालों से ढका रहते थे। और कपड़े तो वो बहुत ही कम पहनते थे। कमर में एक छोटी सी लंगोटी बांधते थे और सिर पर कबीर पंथियों जैसी छोटी सी टोपी बांधे लगाए रखते थे। जब जाड़ा आता था तो काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, और जब सर्दी लगती थी, जाड़ा यानी सर्दी लगती थी तो काली कमली यानी काला कंबल वो ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। उनके मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन का लगा रहता था, जो नाक से स्टार्ट होकर नाक की ओर, जैसे औरतों के नाक के लोंग से तिलक लगाते लंबा, इस तरह से उनके भी वहाँ से ही तिलक लगा रहता था। टीके के छोर से ही, नाक की छोर से ही टीका लगा रहता था। और गले में जो तुलसी की जड़ों की बेडोल सी अजीब सी दिखने वाली माला वो पहने रहते थे। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतों को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई साधु हैं। वो साधु नहीं थे, उनकी वेशभूषा साधुओं जैसी नहीं थी, लगभग समान दिखाई देती थी, लेकिन वो कैसे थे? वो एक गृहस्थ जीवन जीते थे। उनकी गृहिणी के विषय में तो लेखक ने नहीं बताया, लेकिन लेखक कहता है कि मैंने उनकी पत्नी को नहीं देखा, लेकिन उनके बेटे और बहू को मैंने देखा है। उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी और साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते हुए बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। लेखक कहता है कि वो खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे, लेकिन फिर भी उनका आचरण जो था, उनकी वेशभूषा जो थी वो साधुओं जैसी लगती थी और साधु की परिभाषा पर बिल्कुल खरे उतरते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वो दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीर पंथी मठ से मतलब। ये दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे ले आते और उससे गुजारा चलाते थे। लेखक कहता है कि वो साधुओं की तरह रहते थे, उन्हें गीतों को गाते और आदेशों पर उन्हीं के साहब के मानते थे, यानी कबीर को वो क्या मानते थे? साहब मानते थे, और उन्हीं के गीतों को वो गाते थे और उन्हीं की जो संदेश उन्होंने दिए थे, उन्होंने जो प्रवचन दिए थे, उन्हीं को अपना आदेश मानते थे, उन्हीं को अपने जीवन में अनुसरण करके चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था और किसी से भी वो बिना कारण से झगड़ा नहीं करते थे। कभी कभी इतनी बारीक नियमों में कभी कभी इतनी बारीकी से वो उनके बारे में चर्चा करते थे कि लोग उनको कौतूहल आश्चर्य से देखते थे। कभी किसी के खेत में वो सोच करने नहीं जाते थे, पूरे ग्रस्त जीवन वो जीते थे, और जो भी उनके खेत में पैदावार होती थी, सबसे पहले वो उनमें से कुछ पैदावार को, खेत में से कुछ पैदावार को अपने सिर पर लाद कर 4 कोस दूर कबीर साहब के, कबीर दास जी के आश्रम में ले जाते थे, जिसे कबीरपंथी मठ कहा जाता है। वहाँ ले जाते थे और दरबार में भेंट करते थे। दरबार में भेंट करने के बाद प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता था वो उन्हें ले आते थे और उसी से गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध सा
उनके मधुर गान पर मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोमानी हो रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी उठी। ये क्या है? ये कौन है? ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, तो कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद का ये संगीत है या जादू? लेखक कहता है कि मैं तो उनके संगीत पर ही मंत्रमुग्ध था कि वह कबीर के सीधे साधे पदों को इतना अपने सुरीले कंठ से ऐसे गाते थे कि वो उन्हें सजीव लग जाता था। कि आषाढ़ का मौसम, जब बारिश का मौसम आता था, समूचे गांव खेतों में फसल उगाने के लिए उतर पड़ता था। कोई हल चला रहा है तो कोई पौधों को रोप रहा है, कोई धान के पानी में बच्चे खेल रहे हैं। औरतें भी नाश्ता लेकर, लेवा यानी नाश्ता लेकर मेड़, खेतों की जो मिट्टी से बनाई हुई डोलियाँ होती हैं, उन्हें मेड़ बोलते हैं, उस पर खड़ी है। आसमान में बादल गिरे हैं, इधर धूप का निशान। और ऐसी ठंडी पुरवाई में जब बाल गोविंद भगत इतनी मधुर आवाज़ में जब गाते हैं तो सारे वातावरण में आनंद भर जाता है। उनका सारा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है और वह खेत से अपने धान की रोपनी कर रहे हैं। एक एक पंक्ति से एक धान को लगाते जा रहे हैं और उनके कंठ से एक मधुर संगीत निकल रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके स्वर जो है, आधे स्वर स्वर्ग में जा रहे हैं और आधे स्वर जमीन पर उतरकर वहाँ पर खेतों में काम करने वाले लोगों के कानों में पड़ रहे हैं और वो आनंद से झूम उठते हैं। सभी महिलाएं गाने लगती हैं, बच्चे आनंद से खेलने लगते हैं। हल चलाने वालों के हल भी एक संगीत की धुन पर चलना शुरू कर देते हैं और जो फसल रोप रहे हैं वो किसान भी फसल आनंद से रोपने लगते हैं। यह था आज का पाठ का बाल गोविंद भगत का भाग 1। आगे वाला भाग हम कल पढ़ेंगे।